चलो, लास्ट क्लास में हमने कस्टम वैल्यूएशन शुरू किया था, उसमें हमने पढ़ा क्या था, इंपोर्ट वैल्यूएशन पढ़ा था ना। इंपोर्ट वैल्यूएशन के हमने सारे थ्योरी पढ़ लिए थे। अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसके प्रैक्टिकल सम्स। तो जो मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया है उसमें देखो क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग सारे एंट्री बताना, आंसर्स आपको दिए हुए हैं, बस एंट्री बताना। क्वेश्चन नंबर 2 हम कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन देखो पहले सब, जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था उस पर क्वेश्चन देखो। देखो क्या लिखा हुआ है, मिस्टर सिंह इम्पोर्टेड सर्टेन गुड्स फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन मिस्टर ली ऑफ यूएई एंड ट्रांजेक्शन वैल्यू हैज़ बीन रिजेक्टेड अंडर 4 and 5। यानी रूल 4 में क्या था, आइडेंटिकल गुड्स, और रूल 5 में क्या था, सिमिलर गुड्स। यानी आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू को ना तो रूल 4 में लिया गया और ना ही रूल 5 में लिया गया। आगे क्या बोल रखा है, वैल्यूएशन रूल्स फाउंड इन एप्लीकेबल एंड नो सिमिलर आइडेंटिकल गुड्स एंड आर इम्पोर्टेड इन इंडिया। मिस्टर सिंह फर्निसेस कॉस्ट रिलेटेड डाटा। मिस्टर सिंह ने क्या किया, सिंह ने फर्निश किया है डाटा, ठीक है। और क्या बोल रहा है, वैल्यूएशन किस में करो, रूल 8 में। बताओ रूल 8 का वैल्यूएशन कहाँ जाता था, रूल नंबर 10 में। क्या था ना, ट्रांजैक्शन वैल्यू से पहले एफओबी निकालेंगे, एफओबी को सीआईएफ में कन्वर्ट करेंगे और फिर टैक्स निकालेंगे, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ। सबसे पहले देखो बेटा, आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनकर्ड यानी $5000 दे रखा है ना। ये किस में दे रखा है, तो ये आपका रॉ मटेरियल का कॉस्ट कितना हो गया, $5000, ठीक है। आप इसको क्या बोल दो, ट्रांजैक्शन वैल्यू कितना, 5000। उसके बाद फैब्रिकेशन चार्जेस ऐड कर दोगे। ये कौन सा एक्सपेंस हो गया बेटा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। तो फैब्रिकेशन चार्ज कितना है, 3000। इसके बाद आपको अदर एक्सपेंस इनकर्ड बाय ली। अदर एक्सपेंस कितना कर रखा है उसने, 1500 रुपये का। तो प्लस कर दीजिए अदर एक्सपेंस कितना है, 1500। फिर अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फिर उसने इनडायरेक्ट एक्सपेंस किया है कितने का, 1200। फिर फ्रेट। अब देखो फ्रेट कहाँ से कहाँ तक का, ध्यान से देखो, फ्रेट है फैक्ट्री टू पोर्ट। क्या बोला था, फैक्ट्री टू पोर्ट का फ्रेट लेना है, तो अभी अभी ऐड कर देंगे। फ्रेट कहाँ से कहाँ तक है, फैक्ट्री टू पोर्ट कितना है बेटा फ्रेट, 1300। लोडिंग चार्जेस एट यूएई पोर्ट, ये भी क्या होगा, कॉस्ट का पार्ट होगा। क्या बोला था, इंडियन पोर्ट के बाद का खर्चा नहीं लेना है, उससे पहले जितने भी खर्चे हैं सब ऐड करने हैं, तो ये भी ऐड कर देंगे हम। लोडिंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस कितना है, 1000। नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन बाद में, पहले बताओ इतना ऐड करके बताओ जल्दी कितना आया, 8 10 11 12 13,000 नहीं 14,100 नहीं, एक मिनट, 13,000 आया। 13,000 क्या आ गया बेटा, ये जो 13,000 आया इसको हम क्या बोलेंगे, आप इसको बोल दो FOB। क्या आ गया FOB। अब इसमें क्या ऐड करते हैं, फ्रेट और इंश्योरेंस। लेकिन उससे पहले देखो आपको क्या दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है। कितना प्रॉफिट है, 20% ऑफ FOB यानी 13,000। FOB कितना है, 13,000। 13,000 का 20% कितना आ जाएगा, 2,600। टोटल कितना आ गया, 15,600। ये आपका क्या आ गया, रिवाइज्ड FOB, रिवाइज्ड FOB। अब उसमें क्या ऐड करेंगे हम, फ्रेट कहाँ से कहाँ तक का है, यूएई पोर्ट तो इंडियन पोर्ट, तो इसमें फ्रेट ऐड कर देंगे। कितना है, 3750। लेकिन ध्यान से बेटा, आर्टिकल देखो कुछ से आ रहा है, आर्टिकल देखो पहले किस रूट से आ रहा है, एयर रूट से आ रहा है ना, एयर फ्रेट लिखा हुआ है ना। तो बेटा फॉर्मूला क्या था, एक्चुअल कितना है, 3750 और 20%, इसका 20% बताओ कितना आएगा, 3120। ये आ रहा है ना, विच एवर इज लेस कितना आ गया, 3120। उसके बाद इंश्योरेंस आपको एक्चुअल दे रखा है 500, तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, इंश्योरेंस। कितना है इंश्योरेंस, 500। टोटल कितना आ गया आपका, 19,220।
220, हाँ 19,220, ये डॉलर में आ गया। अब इसको किस में कन्वर्ट करना है? इंडियन करेंसी में। एक्सचेंज रेट आपको दे रखा है, तो INR आ जाएगा 19,220 मल्टीप्लाइड बाय 60, 11,53,200 इज योर असेसेबल वैल्यू। इसके ऊपर आपको क्या देना है? टैक्स। सिंपल है। क्वेश्चन में हमने सिर्फ क्या किया? ट्रांजैक्शन वैल्यू को पहले किस में कन्वर्ट किया? FOB में। FOB में क्या ऐड कर दिया? प्रॉफिट मार्जिन, रिवाइज्ड FOB आ गया। अब उसमें फ्रेट और इंश्योरेंस। तो इस वैल्यू को क्या बोलते हैं बेटा? CIF, और इसी को क्या बोलते हैं? असेसेबल वैल्यू। इसके ऊपर क्या जाता है? टैक्स। था क्वेश्चन सिंपल, पक्का। अब देखो हमारे एग्जाम में तो MCQ रहेगा, तो इतना सारा डाटा नहीं रहेगा, 4-5 डाटा रहेंगे। जैसे ये दे रखा होगा और 2 डाटा दे रखे होंगे, बोलेगा आपको FOB निकाल दो। फिर फ्रेट दे रखा होगा, बोलेगा आपको CIF निकाल दो। आया समझ में? पक्का इजी था क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं सिर्फ हेल्प करूंगा, आप बताओगे। पहले क्वेश्चन पढ़ो और मुझे ये बताओ क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रखा है। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन तक हम साथ साथ हैं, उसके बाद हम आपके हैं कौन। क्वेश्चन नंबर देखो 12 हम पढ़ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? अ कमोडिटी इज इंपोर्टेड इनटू इंडिया, ठीक है, फ्रॉम अ कंट्री कवर्ड बाय नोटिफाइड इशूड अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर 9A। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स दे रखा है आपको। असेसेबल वैल्यू कितना दे रखा है? 50,000। क्वांटिटी कितने इंपोर्ट किए? 1000 kg। CBIC का नोट रेट दे रखा है आपको, एक्सचेंज रेट, और बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% दे रखा है। ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। एज पर नोटिफिकेशन एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्वेश्चन किसका है? एंटी डंपिंग ड्यूटी का। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? असेसेबल वैल्यू, और फिर क्या निकालना पड़ेगा उसके ऊपर? टैक्स। देखो आउटसाइड इंडिया का रेट कितना दे रखा है? 68 पर kg। आपको क्या बोल रहा है? अप्रेज द लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ नॉर्मल ड्यूटीज, SWS एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी, सब आपको निकालने को बोल रखा है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इस क्वेश्चन में? असेसेबल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3, चलो असेसेबल वैल्यू कितना दे रखा है आपको? 50,000 मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट कितना है? 50, कितना आ गया? 25 lakhs। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना? अब बताओ ये मेरा क्या आ गया? असेसेबल वैल्यू। इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो ऐड कर देंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी कितने के ऊपर? 25 लाख का 10%, क्योंकि रेट कितना दे रखा है? 10%। कितना आ जाएगा ये? 2,50,000। फिर इसके ऊपर ऐड क्या करते हैं? SWS। किसके ऊपर? 2,50,000 का 10%, तो कितना आ जाएगा? 25,000। टोटल अमाउंट कितना आ गया? 27,75,000। 27,75,000। कोई डाउट? तो अब मेरा ये क्या निकल के आ गया? लैंडेड वैल्यू। ये क्या निकल के आ गया हमारा? लैंडेड वैल्यू। अब इसके ऊपर क्या ऐड करेंगे? एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्या ऐड करेंगे? एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब बताओ इसके लिए क्या करना होगा? हमारे लैंडेड वैल्यू में से माइनस कर देना है आउटसाइड इंडिया की प्राइस। अब बताओ आउटसाइड इंडिया में कितने की बिक्री है? वो 68 रुपीज़ पर kg। कितना kg है तेरा? 1000 kg है, मल्टीप्लाइड बाय 68। डॉलर का रेट क्या है? 50। बताओ कितना आएगा? माइनस करके बताओ। 68,000 मल्टीप्लाइड बाय 50 करो, 34 लाख में से माइनस करो 27,075। 6,25,000। तो यही आपका क्या हो जाएगा? एंटी डंपिंग ड्यूटी। क्लियर है? अब टोटल कर देंगे। टोटल होकर कितना आ गया? 34 लाख। यही आपका क्या आ गया? वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। ठीक है। अब ध्यान से बेटा, आपको अगर क्वेश्चन में ये पूछ दे कि बेटा बताना टोटल कस्टम ड्यूटी मैंने कितना पे किया, इसी क्वेश्चन में टोटल कस्टम ड्यूटी हमने कितना पे किया, तो बताओ ये भी कस्टम ड्यूटी है, यानी 2,50,000 हमारा कस्टम ड्यूटी है, प्लस ये भी कस्टम ड्यूटी है यानी 25,000,
प्लस ये भी कस्टम ड्यूटी है 6,25,000, तो टोटल कस्टम ड्यूटी कितना है आपका 9 लाख। ठीक है, टोटल कस्टम ड्यूटी कितना आपका 9 लाख, करेक्ट है। अब इसमें से आपको पूछ रहा है बताना बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक किसका किसका मिलेगा, तो ओनली बेटा मिलेगा 2,50,000 का और SWS का, यानी टोटल 2,75,000 का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। नोट्स में आंसर सही कर लेना, नोट्स में आंसर सही कर लेना। 2,75,000 का क्या लगेगा बेटा ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिल जाएगा। नहीं, समझ में आ गया, सिंपल था। तो सिंपल देखो, जहां भी एंटी डंपिंग ड्यूटी लगेगा पहले वहां पे क्या निकाल लेना, लैंडेड वैल्यू निकाल लेना। लैंडेड वैल्यू निकालने के बाद क्या करना, आउटसाइड इंडिया के प्राइस, मैंने उल्टा लिखा है, आपको क्या करना है, आउटसाइड इंडिया के प्राइस में से लैंडेड वैल्यू माइनस करना है। आउटसाइड इंडिया के प्राइस में से क्या माइनस करना है, लैंडेड वैल्यू माइनस करना है। तो बस अपने नोट्स में चेंज कर लो, ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा 2,75,000। क्लियर है, यह समझ में आ रहा। बस अपन को एडिशन आना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन बनाने में कोई टाइम लगा। हमने क्या किया, एसएसएल वैल्यू लिया, बेसिक कस्टम ड्यूटी SWS, क्या निकल के आ गया लैंडेड वैल्यू, और क्या कर दिया आउटसाइड इंडिया की प्राइस में से लैंडेड वैल्यू माइनस कर दिया, क्या निकल के आ गया एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है शिवानी, देखिए क्वेश्चन नंबर हमने जो अभी किया वो PDF का क्वेश्चन नंबर 12 है जो PDF भेजा था। ठीक है, उसमें एंटी डंपिंग ड्यूटी निकालने को बोल रहा है। तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, पहले असेसेबल वैल्यू निकालते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि $50,000 है और एक्सचेंज रेट 50 का है, तो यह असेसेबल वैल्यू आ गया। इसके ऊपर क्या लगाते हैं, बेसिक कस्टम ड्यूटी, और बेसिक कस्टम ड्यूटी के ऊपर SWS, तो ये क्या आ गया लैंडेड वैल्यू। अब लैंडेड वैल्यू में से माइनस कर देते हैं आउटसाइड इंडिया का प्राइस। आउटसाइड इंडिया में कितने बेच रहा है वो 68 का, तो 1000 kg है, 68 का प्राइस है और 50 रुपीज़ का डॉलर एक्सचेंज है। तो इसमें से हमने ये वैल्यू माइनस कर दिया, क्या निकल के आ गया 6,25,000, यही क्या हो गया आपका एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब इस वैल्यू को और इस वैल्यू को ऐड कर दिए, मेरा वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। देखो 25 लाख की गुड्स इंडिया में आते थे, कितने की हो गई 34 लाख की, 9 लाख हमने सिर्फ क्या भरा उसके ऊपर, टैक्स। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमें किस चीज का दे रखा है, क्या लिखा हुआ है, अ कंसाइनमेंट ऑफ 800 मैट्रिक टन्स एडिबल ऑयल है जो मलेशियन ओरिजिन से आया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए बेटा, चैरिटी के लिए। एक बात बताओ, अगर तुमने आउटसाइड इंडिया से आर्टिकल इंडिया में चैरिटी के लिए मंगाया है तो उसका कोई प्राइस होगा, नहीं होगा। इसका मतलब जब प्राइस मिसिंग होता है तो कौन सा रूल लगता है, रूल नंबर 4, आइडेंटिकल आर्टिकल के वैल्यू लेने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूल नंबर 4 लगा देंगे। ठीक है, अगर रूल नंबर 4 नहीं लग पाएगा तो रूल नंबर 5, सिमिलर गुड्स। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, इंडिया फॉर द फ्री डिस्ट्रीब्यूशन टू द बिलो पॉवर्टी लाइन सिटीजन इन अ बैकवर्ड एरिया अंडर द स्कीम डिजाइंड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दिस बीइंग अ स्पेशल ट्रांजेक्शन, अ नॉर्मल प्राइस कितना है बेटा $10 पर मैट्रिक टन्स was charged for consignment to cover the freight and insurance। मतलब देखो आर्टिकल तो फ्री आई है, लेकिन भाई सिंपल इंश्योरेंस और फ्रेट तो फ्री नहीं होगा ना, तो उसके लिए कितना लगा $10 लगा। आगे क्या लिखा हुआ है, द कस्टम हाउस फाउंडेड आउट दैट और अबाउट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन ऑफ दिस गिफ्ट कंसाइनमेंट देयर वर फॉलोइंग इंपोर्ट एडिबल ऑयल्स इन इंडिया। मुझे बताओ, आर्टिकल जब आउटसाइड इंडिया से आ रही है फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो मुझे बताओ गवर्नमेंट क्या बोलेगी, तुम डिस्ट्रीब्यूट करो ना फ्री, लेकिन हमें क्या चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी चाहिए। अब कौन सा रेट ले, तो क्या बोला था, आइडेंटिकल गुड्स का प्राइस लेना है। याद करो मैंने क्या बताया था, अगर आइडेंटिकल गुड्स एक से ज़्यादा मिल जाए तो किसका प्राइस लेना है, जिसका सबसे कम हो। आइडेंटिकल गुड्स एक से ज़्यादा मिल जाए तो किसका प्राइस लेना है, जिसका सबसे कम हो। तो नीचे देखो हमारे पास टोटल आइडेंटिकल गुड्स कितने मिले, 6 मिले, और 6 में से देखो सबसे कम प्राइस किसका है, तो पॉइंट नंबर 5 का, सॉरी 3 का 160 है,
पॉइंट नंबर 3 का प्राइस कितना है बेटा 160, तो हम क्या करेंगे, हमारे लिए प्राइस कौन सा हो जाएगा 160। तो अब देखो इसका वैल्यूएशन हम कैसे निकालेंगे। इतना समझ में आया सबको, कौन सा प्राइस लेना है। जब भी आपके पास एक से ज़्यादा आइडेंटिकल गुड्स हो तो क्या करोगे, जिसका सबसे कम प्राइस है। ठीक है, अब बताओ असेसेबल वैल्यू कैसे निकालोगे तुम। सबसे पहले 800 मैट्रिक टन्स है, कितने की है 160, कितना आ जाएगा 1,28,000 आ गया। इसमें क्या ऐड कर दोगे, गुड्स है ना ये, तो क्या लगेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी। गुड्स है तो क्या लगेगा बेसिक कस्टम ड्यूटी। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी कितने से लगेगा, एट द रेट ऑफ, क्वेश्चन में क्या दे रखा 15% ना, 15%, कितना आएगा बताओ 19,200। जहां पे बेसिक लगेगा वहां पे एट द रेट ऑफ 19,200। ये किसका लगा है 1,28,000। कितना आएगा 1920। टोटल हमारा कितना आ गया, वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स कितना 1,49,120। क्लियर। अब देखो उसमें अपन का डॉलर का रेट दे रखा है, ये तो सब अमाउंट डॉलर में है ना। अब हम INR में कन्वर्ट करेंगे तो डॉलर का रेट दे रखा है अपन को 43, क्या आ गया अमाउंट 64,12,160। इसके ऊपर आपको क्या देना पड़ेगा, ये आपका वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स हो गया इंडिया तक आते आते। डॉलर में से 1,49,000। हाँ समझ में आ रहा नहीं आ रहा, और नलायक Shit, but difference तो देखो यार, 64 lakhs और 1 lakh is four। हमारी कंट्री बेटा डेवलपिंग है ना, डेवलपिंग कंट्री के करेंसी की वैल्यू कम होती है, समझा। अच्छा हमारी कंट्री डेवलपिंग क्यों है, डेवलप क्यों नहीं हो रहा, परचेजिंग पावर, हमारी परचेजिंग पावर बहुत ही ज़्यादा है, हमारी परचेजिंग पावर बहुत ही ज़्यादा है, इसी वजह से बेटा हमारी कंट्री क्या है डेवलपिंग है। ये रफ करूँ, समझ में आ गया 160। और वहाँ पे देखो बहुत सारे प्राइस दे रखे हैं, तो बहुत सारे प्राइस में से कौन सा प्राइस लेना होता है, विच एवर इज लेस, जो सबसे लेस है। रफ करूँ, बताओ बहुत सिंपल इजी है क्वेश्चन है ना, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। जो पहला क्लास में हमने जो थीम पढ़ा था ना, बस वो थीम याद हो तो सारे क्वेश्चंस इजीली बनेंगे। चलो अब ये क्वेश्चन नंबर जो 15 करवा रहा हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग मुझे फटाफट बताना, कौन सा रेट, कौन सा एक्सचेंज रेट। चलिए आर्टिकल सबसे पहले देखो बेटा किस चीज से आ रही है, FOB दे रखा है और एयर फ्रेट दे रखा है। इसका मतलब आर्टिकल किस रूट से आई है, एयर से आई है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आर्टिकल का ट्रांजैक्शन वैल्यू बताओ कितना है 6,000 है ना, मल्टीप्लाइड बाय डॉलर का रेट। ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो बेटा, बिल ऑफ एंट्री तूने कब फाइल किया है 10/4 को, है ना। बिल ऑफ एंट्री कब फाइल किया है 10/4 को, और डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड सिप कब आई है 24 को। मतलब सिप आने से पहले क्या फाइल हो गई, क्या बताया था, अगर सिप के आने से पहले बिल ऑफ एंट्री फाइल हो गई तो जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई उस दिन का एक्सचेंज रेट, और जिस दिन सिप आया उस दिन का टैक्स रेट। तो यहाँ पे एक्सचेंज रेट कब का लेंगे, अरे जिस दिन बिल ऑफ एंट्री फाइल की गई 10 का, तो मल्टीप्लाइड बाय 70 कितना आ जाएगा 44,20,000। यहाँ तक कोई डाउट। अब इसमें ऐड क्या करोगे, फ्रेट, लेकिन फ्रेट कौन सा वाला है बेटा, एयर वाला है। तो लॉ क्या बोलता है, देखो एक्चुअल फ्रेट दे रखा है क्या, हाँ, तो एक्चुअल फ्रेट कितना है 1500 मल्टीप्लाइड बाय 70 कितना आ जाएगा 1,05,000। और इसको कंपेयर किससे करोगे 20% ऑफ 4,20,000, ये कितना आ जाएगा 84,000, विच एवर इज लेस। कुछ बातें समझ में आ रही, यहाँ पे किसको डाउट है पहले ये पूछो, समझा ना। एयर फ्रेट कैसे निकालते थे, अगर आपको एक्चुअल पता है
तो एक्चुअल को मल्टीप्लाई करो, ठीक, एक्चुअल और 20% ऑफ FOB, विच एवर इज लेस। यहां तक कोई दिक्कत? प्लस आपको बेटा क्या लगा है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस। एक मिनट बेटा, एक मिनट, पहले एयर फ्रेट नहीं आएगा, पता है क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें डिजाइन और डेवलपमेंट दे रखा है। एक मिनट रुको, सबसे पहले ऐड करेंगे हम डिजाइन एंड डेवलपमेंट। कितना है ये? 1500, तो 1500 500 मल्टीप्लाइड बाय 70, 35,000। और फिर और क्या दे रखा है? डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस पेड इन इंडिया, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो इंडिया वाला है, वो इंपोर्ट करने के बाद का है। फिर क्या दे रखा है? कमीशन पेड टू द लोकल एजेंट, तो कमीशन लेंगे उनके लिए लोकल। कितना है? 4,20,000 का कितना आ जाएगा? 4200, ठीक है ना? तो अब मेरा FOB आया, कितना आ गया FOB? 4,59,000, हाँ 59, हाँ ठीक है, ठीक है। अब इसमें ऐड क्या करेंगे? फ्रेट, कौन सा वाला? एयर वाला। 1500 मल्टीप्लाइड बाय 70, 1,05,000 और 20% ऑफ 4,59,200, यही ना? कितना आया? 91,840, 91,840, विच एवर इज लेस। लेस कितना आ गया? 91,840। टोटल अमाउंट इंश्योरेंस है क्या? अच्छा, इंश्योरेंस नॉट असर्टेनेबल है, तो क्या आएगा? 1,4,59,200 का 1.125%, वो आ गया आपका 5,166। टोटल 5,56,200, 5 ना, ये क्या आ गया आपका? लैंडेड वैल्यू, या फिर CIF ही लिखो, CIF या असेसेबल वैल्यू। अब इसके ऊपर क्या लगेगा? टैक्स। आ रही है बातें समझ में? है ही जी। यहां तक कोई डाउट है? चलो अब मुझे ये बताओ, सेफगार्ड ड्यूटी कब लगता है? सेफगार्ड ड्यूटी कब लगता है? सेफगार्ड ड्यूटी कब लगता है? जब डेवलपिंग कंट्री से आप आर्टिकल इंपोर्ट करते हो, एक डेवलपिंग कंट्री से 3% से ज़्यादा और मल्टीपल डेवलपिंग कंट्री से 9% से ज़्यादा, तो क्या लगता है? सेफगार्ड ड्यूटी। याद आ रहा कुछ कुछ? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का आपको दे रखा है। सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान से देख पढ़ो क्या लिखा हुआ है। डिटरमाइन द कस्टम ड्यूटी पेबल अंडर कस्टम टैरिफ एक्ट इंक्लूडिंग सेफगार्ड ड्यूटी। रेट कितना दे रखा है? 30%, ठीक है। अब आप पहले देखो कि क्या मेरे ऊपर सेफगार्ड ड्यूटी लगने वाला है या नहीं। डाटास को देखो। सबसे पहला क्या दे रखा है कि आपने इंपोर्ट किया है सोडियम नाइट्रेट, कितना? 30 lakhs का, ठीक है। आगे शेयर ऑफ इंपोर्ट ऑफ सोडियम नाइट्रेट आपने कितना इंपोर्ट किया है? 4%, मतलब 3% से ज्यादा हो गया। अब क्या लगेगा इसके ऊपर? सेफगार्ड ड्यूटी लगेगा। कौन से वैल्यू के ऊपर? पूरे वैल्यू के ऊपर। ऐसा नहीं कि 1% के ऊपर। जैसे ही तुमने ज्यादा इंपोर्ट कर दिया, पूरे वैल्यू के ऊपर हम क्या लगा देंगे? सेफगार्ड ड्यूटी। अच्छा, बेसिक कस्टम ड्यूटी कितना दे रखा है? 10। IGST कितना दे रखा है? 18। कंपनसेशन सेस नील है और SWS कितना दे रखा है? 10%, ठीक है। शुरू करें? चलो, परफॉर्मा क्या था बताओ। सबसे पहले हम क्या लेंगे? वैल्यू। तो हमारा यहाँ पे CIF कितना दे रखा है? 30 लाख है ना। इसके ऊपर क्या ठोकते हैं सबसे पहले? बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन 30 lakhs। क्या रेट दे रखा है? 10%, यानी 3 लाख का बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा
और जहाँ पे बेसिक लगता है वहाँ पे SWS ऑन 3 लाख, ये ऑटोमेटिक लग जाता है एट द रेट ऑफ 10%, यानी 30,000। ठीक है, अब क्या लगा देंगे हम, सेफ गार्ड ड्यूटी ऐड कर देंगे। सेफ गार्ड ड्यूटी क्यों लगता है, बिकॉज इंपोर्ट मोर देन 3%। ठीक है, तो कितना लगेगा, 30 lakhs का 10%, सॉरी 30% दे रखा है ना, नहीं 30%, सेफ गार्ड ड्यूटी का रेट 30 है ना, 30 लाख का 30%, दैट इज 9 लाख। अब कितना आ गया बेटा वैल्यू, 42,30,000 कितना आ गया, 42 लाख 30,000 आ गया। अब इसके ऊपर क्या ऐड करोगे, IGST ऑन 42 लाख 30,000। IGST का रेट कितना दे रखा है, 18%, 7,61,400। टोटल कॉस्ट कितना, 49,91,400। देखो 30 लाख की आर्टिकल कितनी की हो गई, 49 लाख की, तकरीबन देखा जाए 50 लाख। 20 लाख रुपए का सिर्फ क्या लगा है, 30 लाख की आर्टिकल, 20 लाख का टैक्स। ये क्या हो गया, इंपोर्टेड वैल्यू। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब आप लोग बताओ टोटल कस्टम ड्यूटी कितना, कौन कौन सा कस्टम ड्यूटी है सर, 3 लाख प्लस 30,000 प्लस 9 लाख प्लस 7,61,400, ये भी तो कस्टम ड्यूटी ही है। अरे ITC मिलेगा वो, हाँ सब तो कस्टम ड्यूटी है ना। टोटल कितना आ गया, कितना आ गया टोटल बता रहे जरा, 3 लाख 9 लाख 12 लाख, 12 और 7 कितना हो गया, 19 लाख 91,400, ये आ गया हमारा टोटल कस्टम ड्यूटी। अब बताओ ड्यूटी ड्रॉबैक कितने का मिलेगा सर, 3 लाख का मिलेगा प्लस 30,000 का मिलेगा, यानी 3,30,000 का क्या मिलेगा ड्यूटी ड्रॉबैक, और ITC कितने का मिलेगा, 7,61,400 का। सही कर लेना नोट्स में, ड्यूटी ड्रॉबैक आपको लिखा हुआ ना 12,30,000 का, वो नहीं मिलेगा बेटा, 9 लाख का नहीं मिलना। तो एग्जाम में कभी कभी सिर्फ ये निकालने को पूछता है, तो ये निकालना है तो ये पूरा रफ में करना पड़ेगा, और आपको एग्जाम में एक ही सीट मिलता है बेटा रफ करने के लिए, तो उस पर पेंसिल से लिखना, मिटा के फिर उस पर लिखना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, नहीं एक मिलता है। अब पता है वो किस में रहता है, तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में ही रहेगा, पीछे एक पेज। तो मतलब वो खत्म हो जाए तो रफ करो, हाँ फिर रफ करो, फिर वहीं पे करो। वो वाली पेंसिल होती है, किया था लोगों ने, इसी वाली, हाँ एक पे एक। नहीं अभी कोविड में डायगनली बिठा थे, हाँ वैसे ही जनरल मेरे इधर सुपरवाइजर सब मेरे इधर एरिया पे हैंडल होते हैं। लास्ट सम तो नहीं दिया आपने, लास्ट सम का बेटा आंसर नहीं है ना, हमको करना टेस्ट है वो, इसलिए पेज भी खाली दिया है। सर ने भी एक ही पेज खा लिया। कोई बात नहीं बेटा, हम साथ साथ हैं करेंगे, ठीक है। एग्जाम के बाद हम आपके हैं कौन, बात यह समझ में आ रहा पक्का। परनीत तुम कर क्या रहे हो, स्टेटस ही देख रहे हो। वो नहीं आया आज, किस क्रश ने देखा नहीं ना, चेक कर रहा अनिकेत। वो आता जाता रहता है, ये रफ करो। आज रोशनी भी कहाँ है? रोशनी भी नहीं है। मेरे पास नहीं है, What is this shit? मैं नहीं देता, मैं लिखता हूँ तो याद रहे। PDF है ना तुम्हारे पास, नालायक। अभी अभी सर मैंने खुद से सॉल्व कर वैसे भी फाइनल में आ गया तो खुद से ही सॉल्व करेगा ना। कस्टम
सिस्टम छोड़ दिया था मैंने फाइनल आजा बेटा, एग्जीक्यूटिव को। चलिए अभी मैं स्टूडेंट, आप लोग टीचर, ठीक है? टेंशन मत लो बेटा, सबको एक दिन बोर्ड पे खड़ा करूँगा मैं। खड़ा कर भी एक को तो खड़ा किया अभी मैंने। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द असेसेबल वैल्यू ऑफ मशीन इंपोर्टेड बाय MS एक्सपोर्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अंडर द कस्टम एक्ट 1962। FOB प्राइस, अपन को पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। FOB प्राइस हमें दे रखा है बेटा $10,000 में। एयर फ्रेट हमें दे रखा है 2500 अगेन डॉलर में। इंश्योरेंस नॉट असर्टेनेबल, तो हम क्या करेंगे 1.125% करेंगे। अच्छा आगे देखो क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन इंडिया, क्या करूं इसको मैं, इंडिया पोस्ट इंपोर्टेशन हो गया, कुछ नहीं। देना नहीं है वो नेक्स्ट लोकल एजेंट लोकल एजेंट कमीशन, वो ले लेंगे। फिर उसके बाद अनलोडिंग एंड हैंडलिंग चार्जेस एट द पोर्ट ऑफ इंपोर्टेशन। अब बताओ ये इंपोर्ट करने के बाद का खर्चा या पहले का खर्चा है? बात में है पोर्ट पे आ गया ना लोडिंग हो रहा है ना, अनलोडिंग अनलोडिंग मतलब पोर्ट का खर्चा हो गया ना ये तो लूँ या ना लूँ? ले लो ये आएगा उसके बाद कॉस्ट ऑफ लोकल ट्रांसपोर्टेशन, ये नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि ये पोर्ट से घर का है। अच्छा ये और लेकिन देखो अब वहाँ पे कुछ क्लैरिफाई नहीं है ना, तो अगर हम लेंगे भी तो नोट लिख के आ सकते हैं, लेकिन MCQ में ऐसे क्वेश्चन में नोट थोड़ी लिखेंगे, ठीक है? अब इन्होंने लिखा है देखो, अगर मैं ऊपर वाले को बोल रहा हूँ लोकल एजेंट कमीशन, क्या बोल रहा हूँ वहाँ वाला, और अगर ये बोल रहा हूँ लोकल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो वहाँ वाला। हाँ अब बेटा यहाँ पे एक और डाउट, सर इंडियन रुपीस में दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब कमीशन कहाँ पे किया गया है, इंडिया में पे किया गया है। समझ में आ रहा? ऐसे तो याद रखना इतने सारे लॉजिक्स लगाने पड़ते हैं, लोकल एजेंट कमीशन में ठीक है? अब ध्यान से देखो, एक मिनट सुनो सुनो सुनो, बोल रहा हूँ मुझे बोलने दो। कॉस्ट ऑफ लोकल ट्रांसपोर्टेशन इंडियन रुपीज में है, मतलब इंडिया पोर्ट पे आने के बाद का है, इग्नोर। फिर अनलोडिंग एंड लोडिंग चार्जेस अगेन देखो इंडियन रुपीज में है, कैंसिल। अगेन लोकल एजेंट कमीशन फिर से रुपीज में है, कैंसिल। तीन बातें कैंसिल हो गई। अच्छा कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट वर्क इन इंडिया, वैसे ही वो इग्नोर है, तो अपन का काम का चीज सिर्फ कहाँ तक, ऊपर तक। भाई क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। और कर एक्सचेंज रेट कितना दे रखा है 45, तो बहुत ही सिंपल, क्या करेंगे सबसे पहले FOB कितना है भाई, नहीं मैं बोल रहा हूँ लेस करना पड़ेगा $10,000, तो 10,000 मल्टीप्लाइड बाय एक्सचेंज रेट कितना है 45, तो कितना आ गया 4,50,000, करेक्ट ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? चलो अब इसमें क्या ऐड करोगे, एयर फ्रेट, सॉल्व करते जाओ साथ साथ। एयर फ्रेट, ठीक है, कैसे निकालेंगे बताओ? एक्चुअल कितना दे रखा भाई, $2,500 है, तो 2,500 मल्टीप्लाइड बाय 45 कितना आएगा जल्दी बताओ, और 4,50,000 का कितना, क्या क्या? कुछ ऐड नहीं किया अरे 2,500 को 45 से करो ना मल्टीप्लाई, भाई तो बोला 1,12,500 1,12,500, और ये कितना आ गया 90,000, है ना? विच एवर इज, तो 90,000 क्या आ गया आपका एयर फ्रेट। ऐड क्या करेंगे, इंश्योरेंस कितना 4,50,000 का 1.125%, बताओ कितना आया? 50625 5062.5 उसमें बोलो 506 5063, राउंड ऑफ 3 इतना ही, 5,063, इतना ही होता है राउंड ऑफ किया हमने। हाँ ठीक है, टोटल निकाल दो 063 5,45,000 063, ये क्या हो गया, लैंडेड असेसेबल वैल्यू CIF। अब टैक्स के बारे में तो कुछ पूछ नहीं रखा है, टैक्स होता तो हम टैक्स भी निकाल देते।
अभी तक के जितने भी हमने टेक्स्ट पढ़ा उसमें सबसे इजी टॉपिक है कि नहीं? बस फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसलिए बेटा एग्जाम में सबसे पहले आईडीटी करना, और आईडीटी में पहले क्या हो रहा ना, कस्टम, ताकि आपके मार्क्स श्योर हो जाए। कस्टम 10 नंबर का ही है ना? आएगा भाई, लास्ट का 10 क्वेश्चन कस्टम कर सकते हैं, 90 to 100। क्लियर? पक्का समझ में आ गया? अभी तक हमने सिर्फ क्या कंप्लीट किया है? इंपोर्ट वैल्यूएशन। अभी क्या पढ़ेंगे? एक्सपोर्ट वैल्यूएशन। मुझे बताओ, इसमें पूरे पेज को एकदम निपटा दिया? पूरा पेज निपटा दिया? क्या बचा हुआ है? वेरी गुड। बस इधर ही नीचे इतने में ही एक्सपोर्ट वैल्यूएशन आ जाएगा। बस अभी देखो ना मैं क्या लिखता हूँ, देखना जरा, गेम देखना। सेम एज अबव, सेम एज अबव, ऐसा 5 बार लिखवाऊंगा मैं। क्यों लिख पा रहे हो? छोड़ो। आता ही नहीं बेटा, एक्सपोर्ट वैल्यूएशन आता ही नहीं है एग्जाम में, बहुत रेयर चांस। क्या छोड़ दो, कभी आ गया तो फाइनल में आता है, फिर अमृतसर पढ़ाया नहीं, नालायक। मेरी वैसे भी किस्मत खराब है, जब मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ मत पढ़ना, उस साल नालायक जानबूझ के पूछेंगे। 5 अटेम्प्ट से मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव और सोर्स कभी आता नहीं था इतना, पिछली बार डाल दिया नालायकों ने 10 नंबर के, इस बार पढ़ा दिया फिर मैंने डीप में। चलो, अब जो बोलोगे नहीं पढ़ के जाना, हम ज़्यादा पढ़ के 100% उल्टा करना। मॉडल ही पढ़ के जाओ। इसलिए मैं बेटा आजकल जो है ना CS वाले बच्चों को बोलता ही नहीं क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट एक्सेप्ट मी। मुझे छोड़ के सब इम्पॉर्टेंट है बेटा। अपनी बेइज्जती खुद से कर लो, वो ठीक है। आधा बेटा एक्सपोर्ट वैल्यूएशन पढ़ लो। एक्सपोर्ट वैल्यूएशन, एक्सपोर्ट वैल्यूएशन। अब देखो एक्सपोर्ट वैल्यूएशन के बेटा हमें बस एक रूल पढ़ना है, पता है उस रूल का नाम क्या है? एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल 2007 की रूल है। एक्सपोर्ट वैल्यूएशन रूल 2007। यहाँ पे बहुत सिंपल क्या बोल रखा है? असेसेबल वैल्यू इक्वल्स टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। कहीं पढ़ा था हमने? हाँ सर, इंपोर्ट वैल्यूएशन में यही पढ़ा था। लेकिन बताओ वहाँ पे क्या लिखा हुआ था? बट सब्जेक्ट टू 8 कंडीशन। पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बट सब्जेक्ट टू। और पता है ये बातें कहाँ लिखी गई है? रूल 3 में। कहाँ लिखा गया है? रूल 3 में। बट सब्जेक्ट टू 5 कंडीशन। पता है ये कंडीशंस मुझे कब से याद है? 2011 में, हाँ 11 फाइनल का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम, जो दीपक सर ने पढ़ाया तब का याद है। जैसे पढ़ाया था वैसे ही रट्टा है। देखो ध्यान से, रूल 3 असेसेबल वैल्यू इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू। क्या लिखा हुआ है? बट सब्जेक्ट टू 5 कंडीशन। अब देखो कंडीशन सुना सुना सा लगेगा। देयर मस्ट बी सेल, याद आ रहा? दूसरा, बायर एंड सेलर नॉट बी रिलेटेड। तीसरा, प्राइस must be sole consideration। मस्ट बी सोल कंसिडरेशन। चौथा, डिलीवरी ऑफ, नहीं बेटा साक्षी कुछ ऐड करो उसमें, डिलीवरी ऑफ द गुड्स, यहाँ पे चेंज करो, मस्ट बी एट द, करेक्ट, एट द प्लेस ऑफ एक्सपोर्टेशन। वहाँ क्या था? इंपोर्टेशन। और यहाँ क्या होगा? एक्सपोर्टेशन। ठीक है। और उसमें फिर एक कंडीशन आया था, फिर उसके बाद हमने 4 और पढ़े थे, वो 4 हटा दो। सबसे लास्ट वाला क्या था? प्रॉपर ऑफिसर। सेटिस्फेक्शन टू द प्रॉपर ऑफिसर, यानी गांधी जी। सेटिस्फेक्शन टू द प्रॉपर ऑफिसर। बस ये 5 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो क्या मान लूंगा? ए वी इक्वल टू टीवी। अब नीचे क्या लिखेंगे? नोट, इफ एनी कंडीशन और ऑल कंडीशन is not satisfied, then
वैल्यूएशन विल बी डन अंडर रूल 4(2) रूल 7 sequentially. रूल 4 to रूल 7 sequentially. वहाँ क्या थे? रूल 4 to रूल 9. सब्जेक्ट हाँ, एडजस्ट ये समझ में आ गया. यहाँ पर सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट वाली कोई बात ही नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि बेटा अपन यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, यहाँ से वहाँ भेज रहे हैं, तो फ्रेट का खर्चा कौन पे करेगा? सामने वाला. इंश्योरेंस कौन पे करेगा? सामने वाला. मैं क्यों पे करूँ भाई? मेरा काम कहाँ तक है? कस्टम पोर्ट तक. समझा? अब क्या पढ़ना रह गया अपन को? रूल 4 to 7. इतना लिखा अब बताता हूँ ना क्या है सही. कंडीशन लिखा अब देखो जादू. 1 2 3 4 से इतना जरूर यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रूल 4 to 7. क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, ध्यान से देखो ये जादू क्या है. रूल 4, रूल 4. आगे देखो, पहले लिखने दो फिर लिखना. सेम एज क्या लिखा है रूल 4 इन इंपोर्ट That is of and 5 of import valuation. कॉम्बिनेशन काला से क्या था बेटा? AV equal to TV of identical goods or similar goods. खत्म. दिस इज रूल नंबर 4. अब आ जाते हैं रूल नंबर 5. सेम एज रूल 7 ऑफ इंपोर्ट वैल्यूएशन. याद है ना? डिडक्टिव मेथड, इंडियन प्राइस लेने का, उसमें सब कुछ उल्टा उल्टा जाने का. रूल नंबर 6 सेम एज रूल 8 ऑफ इंपोर्ट वैल्यूएशन. क्या था? सब कुछ ऐड करने का. ट्रांजैक्शन वैल्यू में जितने खर्चे हैं सब ऐड कर दो. फिर क्या है? रूल नंबर 7 सेम एज रूल 11 ऑफ इंपोर्ट वैल्यूएशन. अरे डॉक्यूमेंटेशन. रूल 11 था ना इंपोर्ट वैल्यूएशन का. डॉक्यूमेंटेशन, हमें डाटा प्रेजेंट करने हैं. याद आ रहा? ये बेटा अपन का छोटा सा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वैल्यूएशन. इसी बात पे आईडीटी डिपार्टमेंट की जय हो. पहली बार कुछ तो अच्छा काम किया. ये मनमोहन सिंह का है 2007 का है बेटा वो. कौन था मनमोहन ही था. वही चला मनमोहन ही था. मनमोहन का एक ही टर्म था. 2 टर्म, 2 टर्म था उनका भी. एक्सेलेंट. 2 या 3 टर्म रहे थे वो. नहीं 2. 2 ही था. सर का फेवरेट आदमी 3 टर्म करेगा हैट्रिक. सर रो रहे अंदर से. क्यों? वहाँ पे छल के जाएगा 4 साल. सर आप वोट नहीं करते ना? कर देना. नहीं करते. क्या फ़ायदा? मोटा नहीं, मैं जाता ही नहीं. यूपी वाले से भी वो टकला ही आने वाला है. विंड डीजल हमने आज तक नहीं किया है. कार्ड ही नहीं है. वोटिंग कार्ड नहीं है आपका? है ना? हाँ. मेरा है. कहाँ रखा हुआ है वो भी याद नहीं है मुझे. किधर तो होगा अभी पड़ा है हुआ. इलेक्शन 2 महीने के अंदर है. दिया कि नहीं? मेरे को बीजेपी वाले का मैसेज आता है. बोलता है दिस इज तजिंदर चावला. वी वांट टू डेवलप अ गुड मुंबई. प्लीज वोट बीजेपी. मैं लिखने वाला था. चले? आई एम शिवसेना. इसी के साथ बेटा हमारा छोटा सा चैप्टर कस्टम वैल्यूएशन खत्म. चलो सर.
कहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया? 1 से लेके 51 तक ओवर। ओवर। हाँ ठीक है, अब पढ़ेंगे 52 से 56। ये बात नहीं होता। ये है ट्रांजिट एंड ट्रांसिपमेंट, बहुत ही छोटा सा, उसका मैंने नोट्स नहीं दिया, लिखना है वो। क्या लिखना है? ट्रांजिट एंड ट्रांसिपमेंट। ठीक है, वो बेटा मैं पूरे बोर्ड में पहले सजा देता हूँ, फिर आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, ये मैं रफ कर दूँ, सबने नोट कर लिया? चलो बस कंसेप्ट समझना है बेटा ट्रांजिट एंड ट्रांसिपमेंट का। अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिट एंड ट्रांसिपमेंट। ज़्यादा सेक्शन नहीं है बेटा, सेक्शन 52 टू 56 खत्म, 5 सेक्शंस। ठीक है, सबसे पहले बेटा ट्रांजिट क्या होता है, ट्रांसिपमेंट क्या होता है, उस बात को समझते हैं। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सेक्शन नंबर 53 एंड 54 से। ठीक है, 53 में क्या दे रखा है? 53 में दे रखा है ट्रांजिट। क्या दे रखा है? ट्रांजिट। और 54 में क्या दे रखा है? ट्रांसिपमेंट। ठीक है, पहले मुझे लिखने दो, फिर आराम से नोट करना। समझ लो पहले ट्रांजिट एंड ट्रांसिपमेंट। ठीक है, एग्जांपल समझाता हूं। मान लो एक हमारा जो पोर्ट है वो पोर्ट ए है। एक हमारा पोर्ट कौन सा है बेटा? पोर्ट ए है। ठीक है, हमें पोर्ट ए से आर्टिकल लेके जाना है पोर्ट एफ पे। कहाँ जाना है? पोर्ट एफ पे। पोर्ट ए से आर्टिकल कहाँ जाएगी बेटा? पोर्ट एफ पे। ठीक है, अब मुझे बताओ पोर्ट ए से लेके एफ के बीच में कौन कौन सी पोर्ट आएगी? बी, सी, डी और ई। ठीक है, पहले इन सारे पोर्ट्स का नाम समझो। जहां से गुड्स डिस्पैच कर रही है, जिस पोर्ट से गुड्स जा रही है, उसको बोलते हैं डिपार्चर पोर्ट। डिपार्चर पोर्ट, यहां से गुड्स क्या हो रहा है बेटा? डिस्पैच। यानी शिप यहां से रवाना होगी और इन सारे पोर्ट्स को क्रॉस करके यहां पे क्या आएगी? आएगा। तो जिस पोर्ट पे आर्टिकल की अनलोडिंग होगी उसको हम बोलते हैं डेस्टिनेशन पोर्ट। डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, और बीच के जितने भी पोर्ट हैं इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट पोर्ट। पहले बताओ ये 3 वर्ड आपको समझ में आ गए? जहां से गुड्स रवाना हो रही है वो डिपार्चर, जहां जाएगी वो डेस्टिनेशन, और बीच वाली पोर्ट को इंटरमीडिएट पोर्ट। ठीक है, अब ड्राइंग पे मत जाना, स्कूल कभी गया नहीं हूं। ये मान लेते हैं बेटा हमारा कुछ तो है। क्या है ये? हाँ, बोट है, ये पानी। ठीक है, बोट बेटा यहां से क्या होगा? रवाना हुआ, ये पोर्ट पे आया, क्रॉस कर गया, फिर इस पोर्ट से भी क्रॉस कर गया, यहाँ पे आके बोट जो है वो हॉल्ट कर रहा है। नालायक, डुबा दिया पहले ही। क्या कर रहा है वो? हॉल्ट कर रहा है। हॉल्ट क्यों कर रहा है? फॉर सम टाइम। ठीक है, कुछ टाइम के लिए वो हॉल्ट कर रहा है। हॉल्ट करने के रीजन बताओ। हो सकता है बेटा शिप का फ्यूल खत्म हो गया हो, शिप खराब हो गई हो, आगे मौसम खराब हो। ठीक है, या फिर शिप के क्रू मेंबर का खाने पीने का सामान खत्म हो गया हो। ठीक है, तो ऐसा अगर हुआ, थोड़े टाइम के लिए वो हॉल्ट किया और हॉल्ट करके सेम शिप कहां तक गई? हॉल्ट किया और फिर क्या हो रहा है बेटा? सेम शिप, सेम वेसल कहां तक जा रहा है? डेस्टिनेशन पोर्ट को। तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिट। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हॉल्ट करने के बाद यहां से जो शिप रवाना हुई वो डिफरेंट थी, डिफरेंट शिप, दूसरी शिप थी, तो इसको बोलते हैं ट्रांसिपमेंट। क्या बोलते हैं? ट्रांसिपमेंट। समझ में आ गया? क्या बोला मैंने? शिप थोड़े टाइम हॉल्ट की, कहां हॉल्ट की? इंटरमीडिएट पोर्ट पे, और फिर सेम शिप लेके जा रही है तो ट्रांजिट, डिफरेंट शिप लेके जा रही है तो ट्रांसिपमेंट। अब ध्यान सुनना,
बेटा जब यहाँ पे हॉल्ट करेगा तो मुझे बताओ शिप का क्रू मेंबर को क्या फाइल करना पड़ेगा, आईजीएम। भाई तू जितनी बार कहीं भी रुक, क्या फाइल करना पड़ेगा तुझे, आईजीएम। तो ध्यान सुनो, जब ट्रांजिट का केस होगा तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट लगता है, क्या बोलते हैं, आईजीएम। लेकिन जब ट्रांसशिपमेंट का केस होगा तो यहाँ पे दो डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या क्या, आईजीएम लगेगा प्लस बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट लगेगा। क्या लगेगा, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। बीओटी का फुल फॉर्म क्या है, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट आपको लगेगा। ठीक है, चलो अब आप लोग सोच के बताओ, क्या मुझे टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है, नहीं, इंटरमीडिएट पोर्ट पे क्या टैक्स पे करने की रिक्वायरमेंट है। टैक्स कहां पेड होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट पे। तो बेटा टैक्स इज टू बी पेड एट डेस्टिनेशन पोर्ट, कब, व्हेन बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन इज फाइल्ड। ठीक है, ये लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 55 में, सॉरी 54 में, 55 में। पुण्य लायक, ये क्या कर रहा है सर आपने ये बातें देखो, ये समझ में आया। देखो 52 में क्या लिखा हुआ है, ट्रांजिट, 53 में ट्रांजिट, 54 में ट्रांसशिपमेंट और 55 में क्या होगा, टैक्स पेड होगा। सिंपल समझ में आ गया, तीनों सेक्शन याद। बताओ 53 इज ट्रांजिट का मतलब सेम शिप, कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, आईजीएम। ट्रांसशिपमेंट का मतलब डिफरेंट शिप, कौन सा डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, और 55 में टैक्स पे करना है, कहां पे, डेस्टिनेशन पोर्ट पे। क्लियर है 55। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 56, इसे पता है क्या लिखा हुआ है, दिस प्रोविजन, कौन सा प्रोविजन, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट वाला। दिस प्रोविजन इज, अब दिस प्रोविजन का मतलब सिर्फ दो सेक्शन बेटा, सेक्शन 53 एंड 54 विल ऑल्सो अप्लाई टू कॉस्टल गुड्स। किसके ऊपर अप्लाई होगा बेटा, कॉस्टल गुड्स के ऊपर। अब पूछोगे अमित सर कॉस्टल गुड्स का मतलब क्या होता है, इंडिया के अंदर में ही सी रूट से एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट लेके जाना, मुंबई से गुजरात, गुजरात से चेन्नई। मुझे बताओ क्या इंपोर्ट हो रहा है, क्या एक्सपोर्ट हो रहा है, नहीं ना, सिर्फ क्या हो रहा है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट। तो मुझे बताओ कॉस्टल गुड्स के ऊपर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगा, नो, क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे, नो कस्टम ड्यूटी, इसलिए मैंने 55 यहां पे नहीं लिखा। लेकिन प्रोविजन किसके अप्लाई होंगे, 53 और 54 के, ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट का प्रोविजन तो आपके ऊपर लगेगा। मतलब आईजीएम फाइल करोगे और बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट तो फाइल करोगे ही करोगे। समझ में आ गया, ये कहां लिखा हुआ है, सेक्शन नंबर 56 में। कहां लिखा हुआ है बेटा, सेक्शन नंबर 56 में। तो देखो 56 किसको डील करता है कि कॉस्टल गुड्स के ऊपर भी ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट का प्रोविजन लगेगा, सिर्फ कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगा क्योंकि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट है ही नहीं। 52 क्या बोलता है, ट्रांजिट हुआ है। 54 क्या बोलता, 53 क्या बोलता है, ट्रांजिट हुआ है। 54 क्या बोलता है, ट्रांसशिपमेंट हुआ है। 53 ट्रांजिट का मतलब क्या होता है, सेम शिप, ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या होता है, शिप चेंज हो रही है। और टैक्स कहां लगेगा, डेस्टिनेशन पोर्ट पे। ठीक है, अब देखो 52 क्या बोलता है, सेक्शन 52, द प्रोविजन ऑफ ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट नॉट अप्लाई किसके ऊपर, स्टोर के ऊपर, किसके ऊपर, बगेज के ऊपर और पोस्टल आर्टिकल के ऊपर। किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा बेटा, तीन चीजें, स्टोर, बगेज और पोस्टल आर्टिकल। क्यों, क्योंकि इन तीनों के लिए अलग से प्रोविजन बने हुए हैं। स्टोर मतलब शिप में रखी गई सामान, खाने पीने का, शिप का स्टोर। समझ में आ रहा, तो इन तीनों के लिए बेटा अलग से सेक्शंस बने हुए हैं। इसलिए बोला ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट के प्रोविजन किस पे अप्लाई नहीं होंगे, इन तीन के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे, बिकॉज इनका अलग से ऑलरेडी सेक्शंस बना हुआ है। यही है बेटा 52 से लेके 56, याद हो गए।
जो आर्टिकल पोस्ट के थ्रू आती है। फॉर एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट की आर्टिकल कैसे आती है? कुरियर के थ्रू आती है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कोई डाउट? याद हो गया? चलो पहले रिपीट करो, कितने सेक्शन है? 52 से 56। 52 क्या बोलता है? प्रोविजन ऑफ ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट शैल नॉट अप्लाई टू पोस्टल आर्टिकल, स्टोर और बैगेज। 53 क्या बोलता है? ट्रांजिट, सेम शिप डिपार्चर पोर्ट से इंटरमीडिएट पोर्ट पे हॉल्ट करके कहां जा रही है? डेस्टिनेशन पोर्ट पे, इसको क्या बोलेंगे? ट्रांजिट। ठीक है, क्या फाइल करेंगे? IGM। बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या है? सेक्शन 54। ये क्या बोलता है? शिप चेंज हो रही है, खराब हो गई तो शिप चेंज हो रही है। ठीक है, और फिर आर्टिकल कहां लेके जा रहे हैं? डेस्टिनेशन पोर्ट पे, इसको क्या बोलेंगे? बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। कौन से दो डॉक्यूमेंट लगेंगे? IGM प्लस बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। BOT का फुल फॉर्म क्या है? बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। ठीक है, उसके बाद 55 में क्या देना पड़ेगा? टैक्स। कहां देना है? डेस्टिनेशन पोर्ट पे। कहां पे टैक्स दोगे बेटा? डेस्टिनेशन पोर्ट पे क्या दोगे आप? टैक्स दोगे। ठीक है, और लास्ट क्या लिखा हुआ है 56 कि कोस्टल गुड्स के ऊपर 53 और 54 लगेगा। ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट के प्रोविजन लगेंगे बट टैक्स नहीं पे करना है। खत्म बेटा हमारा ट्रांजिट एंड ट्रांसशिपमेंट। पोस्टर